अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। तो जनाब, इस वक्त मुल्क में आम इंतखाबात का मरहला तो मुकम्मल हुआ, इस बात को हुए अब कोई 1.5 से 2 हफ्ते भी गुजर गए हैं, लेकिन जो वफाकी सतह पर हुकूमत बनने जा रही है वहां पर एक बहुत बड़ा हमें बैरियर नजर आ रहा है। और अब तो निगरान हुकूमत और जो सदर का बिल्कुल ओहदा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ऐवान सदर में खासी सियासी चपकलिश से नजर आ रही है। ये बड़ा ही संगीन मामला है, इस पर प्रोग्राम में चलकर डिटेल के साथ आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। कौमी असेंबली के इफ्तिताही इजलास के मामले पर निगरान हुकूमत में ठन गई। इसहाक डार और बिलावल भुट्टो की सदर आरिफ अलवी को तनबीह। पाकिस्तान की फख्र शाहजेब ने तारीख रकम कर दी। और चुकंदर के हैरानकुन फवाइद और कॉटन कैंडी खाने के नुकसान। और सबसे पहले हम बात करेंगे कौमी असेंबली के इफ्तिताही इजलास के मामले पर, जहां हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत और सदर आरिफ अलवी आमने सामने आ चुके हैं और वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ चुका है। वफाकी हुकूमत का यह कहना है कि आर्टिकल 91 में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई फैसला नहीं होता तो फिर जो इजलास है वो नहीं बुलाया जा सकता। सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को ही रोक सकते हैं। तो अब ये मामला कहां पर जाकर खत्म होगा ये देखना बाकी है, क्योंकि निगरान हुकूमत ने सदर को जवाब में कहा है कि ये मामूल का नहीं बल्कि एक गैर मामूली इजलास है जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यह आइनी तकाजा है, कहीं भी आईन और कानून में इसका जिक्र दर्ज नहीं है। तो वफाकी हुकूमत ने सदर को फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त भी की है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सीनियर सेनेटर इसहाक डार ने भी कहा है कि सदर मुमलिकत दोबारा आइन शिकनी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जबकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि जो ऐवान सदर के हवाले से मामला चल रहा है, जो सदर आरिफ अलवी जिस किस्म का बिहेव कर रहे हैं, इस एतबार से अगर देखा जाए तो मुमकिन है कि उनके खिलाफ 2 जो है वो मुकदमात दर्ज हो जाएं। पहला तो ये होगा कि मुकदमा अदम एतमाद के वक्त असम्बली तोड़ने का होगा, और दूसरा मुकदमा आइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का होगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदरती इंतखाब के शेड्यूल का पब्लिक नोटिस बाकायदा तौर पर जारी कर देगा, और इलामी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि 2 मार्च दिन 12 बजे तक कागजाती नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि 29 फरवरी को तमाम असम्बलियां वजूद में आ जाएंगी, और इस तरह सदर के इंतखाब के लिए जो मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील है वो भी हो जाएगी। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि यूं मुल्क में सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होने का इम्कान है। जबकि दूसरी ही जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने खासी एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि असम्बलियां भी उनके मुताबिक हों और लोग भी उनके मुताबिक। बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं कि हमारी पोजीशन इस हवाले से वाज़ेह है, हम किसी भी हुकूमत में शामिल होना नहीं चाहते हैं, और आने वाले दिनों में मजीद वो ये कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा कि जो लोग सिस्टम के अंदर हैं, जो मौजूद हैं, वो रोएंगे। और ये भी ऐलान उन्होंने किया है कि उसूली फैसला कर रहे हैं कि सदर के इंतखाब में वोट भी नहीं डालेंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वजीर आला और अपोजिशन लीडर के इंतखाब में भी वो लाताल्लुक रहेंगे। तो अगर हम पंजाब की बात करें तो काबीना की जो तश्कील है वो 2 मराहिल में होगी। ज़रा ये बता रहे हैं कि पहले मरहले में 16 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी, जिस पर मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के दरमियान मुशावरत भी मुकम्मल हो चुकी है, जबकि दूसरे मरहले में 7 से जो 10 वज़रा हैं उन्हें पंजाब काबीना में शामिल किया जाएगा। और इसके साथ साथ नून लीग से 13, मुस्लिम लीग काफ से 2 और IPP से 1 वजीर काबीना में शामिल होने का। और दूसरी ही जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाजी कह रही हैं कि एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है। अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना होंगी, हम मसाइल की जड़ तक पहुंच कर ही उसे खत्म कर सकते हैं। अफसर और मुलाजिमीन मेरी टीम है, काम करने वालों को सपोर्ट किया जाएगा। इसी बारे में बात करते हैं सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी साहब फरमाइएगा, ये जो हम देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और कौमी असम्बली का इजलास, ये जो मामला चल रहा है, आपको लगता है सदर मजीद तवालत इख्तियार करते हुए ये इजलास रोक पाएंगे? और जिस तरीके से निगरान हुकूमत ने उनको तनबीह की है कि वो मुकर्ररा वक्त में इजलास बुलाएं, आपको लगता है कि निगरान हुकूमत अभी कहने की मजाज रखती है कि जिसने 90 रोज के अंदर अंदर आम इंतखाबात नहीं करवाए, अब वो सदर मुमलिकत को तनबीह करते हुए हमें नजर आ रही है? ये मामला किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको?
वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो आइन का आर्टिकल 91 है, अगर उसको आप पढ़ें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि ऐवान का इजलास 21वें रोज मुनक्किद होगा। यानी ये नहीं लिखा हुआ कि उसे तलब किया जाएगा। तो ऐवान का जो पहला इजलास है उसको तलब करने के लिए सदर के हुक्म की जरूरत नहीं है या सदर के फैसले की जरूरत नहीं है जी। अगर सदर उसको नहीं बुलाए तब भी इजलास मुनक्किद होगा। और ये जो आर्टिकल है, आप इसको 1970 में जो हालात पैदा हुए थे पाकिस्तान में, उसके तनाजुर में पढ़ें कि 7 दिसंबर 1970 को कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए थे, लेकिन सदर जो थे उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया, वो बड़ी ताखीर की। और जब उसको इजलास बुलाया मार्च में, तो फिर उसको मुलतवी कर दिया, जिससे बहुत हंगामा हुआ और एक फसाद बरपा हुआ। तो उस तनाज़ुर में ये आर्टिकल को पढ़िए, तो उसमें जो पहला इजलास है उसको बुलाने के मामले में सदर की सवाबदीद को खत्म कर दिया गया है। अच्छा। सदर जो है पहले इजलास में रुकावट नहीं डाल सकते, वो 21वें रोज मुनक्किद होना है। हाँ, सदर चाहें तो 21 रोज से पहले इसको बुला सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इजलास पहला तो कौमी असम्बली का मुनक्किद होगा, क्योंकि कौमी असम्बली को यानी क़याम से वजूद में आने से रोका नहीं जा सकता। पहला इजलास जब तक नहीं होता उस वक्त तक कौमी असम्बली वजूद में नहीं आती, और वजूद में आने से रोकने का सदर के पास इख्तियार नहीं है। तो मेरा ख्याल ये जो एक इंटरप्रिटेशन है कि 21वें रोज इजलास मुनक्किद हो जाएगा, ये दुरुस्त इंटरप्रिटेशन है। अगर आप दस्तूर के अल्फाज पढ़ें तो इसकी तरफ वो इशारा करते हैं, और उसको पस मंजर अगर ध्यान में रखें तो फिर बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो शामी साहब, वो जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामला अभी तक लटका हुआ है और इलेक्शन कमीशन भी इसके ऊपर अभी मुकम्मल तौर पर फैसला सामने नहीं आया, तो आपको लगता है कि अगर इजलास जो है वो कॉल कर लिया जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, मखसूस नशिस्तों का मामला हल नहीं होता, तो असेंबली की क्रेडिबिलिटी पर और उसकी तकमील पर एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान लग जाएगा। मतलब ये कि तमाम अरकान असेंबली पहुंच भी गए, लेकिन फिर भी मखसूस नशिस्तों का मामला अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है। देखिए, ये तो सूबों में भी ऐसा ही है। पंजाब असेंबली का इजलास हो चुका, वजीर आला का इंतखाब हो चुका, सिंध असेंबली में वजीर आला का इंतखाब हो चुका, अब केपी के असेंबली का इजलास तलब किया जा रहा है, बलोचिस्तान असेंबली का इजलास भी होने वाला है। तो वहां तो किसी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया कि ख्वातीन की नशिस्तें जब तक पुर नहीं होती उस वक्त तक इजलास मुनक्किद नहीं हो सकता। वहां भी तो ख्वातीन की नशिस्तें खाली है ना, जो पीटीआई के वोटों से मुंतखब होने वाली हैं, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। जब सूबों के इजलास मुनक्किद हो सकते हैं और हुकूमतें कायम हो सकती हैं, तो मरकज में कैसे उसको रोका जा सकता है? ठीक है, तो शामी साहब, आप क्या समझते हैं फिर जो तासुर है एक सदर मुमलिकत के हवाले से कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाइन को टो करते हैं, और अभी भी यही कहा जाता है कि बानी पीटीआई समेत भी जो पूरी पार्टी है वो सदर आरिफ अलवी से खुश नहीं है, कि वाहिद वही हैं जो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे हैं। तो आपको लग रहा है कि जाते जाते इस असर को जायल करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, सदर साहब, उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है, और उसके वो उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हुए थे, उसके वो बानी अरकान में से हैं, उसके सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। तो अगर वो उसकी इंटरप्रिटेशन से मुत्तफिक होते हैं तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। सदर जो ये इंटरप्रिटेशन का मामला है, सदर जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उससे इत्तफाक नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको अपना ये हक तो हासिल है कि वो इस तरीके से इंटरप्रेट करें। ठीक,
अच्छा शामी साहब, हम देख रहे हैं कि एक तरफ हुकूमतें बन रही हैं, दूसरी तरफ वजारतें और ओहदे लिए और दिए भी जा रहे हैं, मगर इस बार मौलाना साहब हमें बड़े रूठे रूठे दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी हुकूमत का हिस्सा बनने के हवाले से वो इनकारी हैं। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में उनको मना लिया जाए और सदर का ओहदा जो है वो उनके लिए बड़ी ही एक चार्मिंग और बड़ी ही पुरकशिश कुर्सी रही है। इससे कम पे तो वो मानेंगे भी नहीं, अगर मनाने को जाए भी उन्हें। क्या लगता है आपको, मौलाना मानेंगे? अब तो देर हो चुकी है। ये फैसला हो चुका है कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर होंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और उन्होंने ये फैसला कर लिया है। तो जब जरदारी साहब सदर के कैंडिडेट हो गए तो मौलाना फजलुर रहमान के लिए तो गुंजाइश नहीं निकलती, और पीटीआई अगर उनको अपना उम्मीदवार बना ले तो ये एक मुख्तलिफ बात है। लेकिन ऐसी सूरत में वो सिर्फ उम्मीदवार होंगे, मुंतखब होने की तो वोट उनके लिए नहीं, उनके पास नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल मौलाना नाराज हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो उनकी इंतखाबी हैसियत थी या ताकत थी वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई इंतखाबी नताइज में। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई जो है, पीटीआई ने केपीके में बहुत भारी अक्सरियत हासिल की है और मौलाना उसके हरीफ थे वहां। अब केपीके में मौलाना को जो शिकस्त हुई है वो तो पीटीआई के हाथों हुई है जी। तो धांधली के इल्जामात जो वो लगा रहे हैं तो जाहिर है कि वो फिर जीतने वालों पर ही होंगे, लेकिन उनसे तो उनका इत्तेहाद हो रहा है। तो पीटीआई के साथ मिलकर पीटीआई से जो शिकायत हैं उनका अदालत करना चाहते हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मेरे ख्याल मौलाना जो है उनको सदमा पहुंचा है, उनको उनका हिस्सा नहीं मिला और वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। तो अब देखें कब तक वो अपने गुस्से पे काबू पाते हैं। शामी साहब, मुमकिन है कि मौलाना भी यही सोच रहे हो कि जिस तरह पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मामलात को फॉर्म 45, फॉर्म 47 के साथ जोड़ तोड़ करके सीटें दे दी गई, क्या पता उनके साथ भी थोड़ी नरमी बरती जाती, उनको भी कुछ 1-2 सीटें प्रोवाइड कर दी जाती। हो भी सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहां पर जो नताइज हैं वो ऊपर नीचे ही, अगर चैलेंज कर दें तो कहीं ना कहीं वहां पे कोटा पूरा हो जाए। एक हो सकता है कि ये सोच रहे हो, आपको क्या लगता है? हो सकता है ऐसा सोच रहे हो, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आता। अब जो फॉर्म 45 और 47 का जो मामला है वो उनके हक में भी ज्यादा नजर नहीं आ रहा। उनके साथ तो जो होना था वो हो चुका है। और इंतखाबात से पहले भी जो गैलप का सर्वे हुआ था उसमें बताया गया था कि केपीके में 45% वोट जो है वो पीटीआई को मिलने का इम्कान है और मौलाना की जमात को 15% वोट मिलेंगे। तो उनको वोट तो 15% के लगभग मिल गए हैं, लेकिन उनको नशिस्तें बहुत कम मिली हैं। तो वो पीटीआई के हाथों उनकी शिकस्त हुई है। अब इसका अदाला जो है कोई दूसरा कैसे कर सकता है? ठीक है, तो शामी साहब अभी पंजाब की जो मुतवक्का काबीना है वो भी सामने आ गई है। पहले मरले में तो हम ये देख रहे हैं कि नून लीग के जो लोग हैं वो खुद होंगे, साथ काफ लीग होगी, आईपीपी को वजारतें दी जा रही हैं। और अभी देख हम ये रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि कोई वजारत वो नहीं लेंगे, लेकिन यही कहा जा रहा है कि बजट के बाद पीपल्स पार्टी को भी 3 वजारतें दी जाएंगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से वजारतें लेगी, दोबारा से बिलावल भुट्टो को हम वजीर खारजा ही देखेंगे? नहीं, पीपल्स पार्टी ने तो वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि वो काबीना का हिस्सा नहीं होगी। तो मेरा ख्याल अब तो ये ऐसा अभी तक तो कोई ऐसा इशारा नहीं है तो वो इस अपने फैसले पे नजरसानी कर सकें। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है इस हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है यहाँ पीपल्स पार्टी को 1 या 2 वजारतें तलब कर ले, लेकिन जो असूली तौर पर उसने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी, उस पर तो कोई नजरसानी की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून जो है उसको एक फ्री हैंड मिल जाएगा अपनी काबीना बनाने के लिए। लेकिन शामी साहब इसी तरह का मौके बिलावल पहले भी रखते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठेंगे, अब इनसे कोई बात नहीं होगी। पीडीएम की जो 16 माह की हुकूमत रही, उन्होंने कहा हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर वो हमने देखा कि दोबारा मिल गए और वोटिंग में भी हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही सपोर्ट करेंगे। नहीं, उन्होंने अपना हिस्सा लिया है। उनके सदर मुंतखब होंगे, उनके चेयरमैन सेनेट मुंतखब होंगे और पंजाब के गवर्नर पीपल्स पार्टी से होंगे। तो उन्होंने अपना हिस्सा वसूल करके जो मामला किया है। मुस्लिम लीग नून जो है उसको भी जाहिर है कि उन्होंने सपोर्ट की है, लेकिन उससे सपोर्ट हासिल भी की है। तो मेरा ख्याल है कि
उनको घाटे का सौदा नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। ठीक। अच्छा शामी साहब, मरियम नवाज साहिबा का बतौर वज़ीर आला का ओहदा संभालना, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को पंजाब के लिए खास तौर पर? दूसरा ये भी कि जो 2 दिन की उनकी एक्टिविटीज रही हैं उनको अगर आप बड़ा क्लियरली एनालाइज करें तो किन अल्फाज में करेंगे? क्योंकि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग कि उनकी हम लोग तमाम तर मामलात को जज करें या फिर ये कहें कि वो बहुत अच्छी साबित होंगी या बहुत बुरी साबित होंगी, लेकिन मीनवाइल आपको जो एक्टिविटीज है उनसे क्या तासुर मिल रहा है? देखिए, मरियम नवाज जो है बड़ी मुतहर्रक वज़ीर आला साबित होंगी और फाल होंगी, लोगों से उनका राब्ता होगा, और वो एक बड़ी सियासतदान है और उनको बड़ी क्राउड पुलर है। लोग उनकी बात तवज्जो से सुनते हैं, उनकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। उनका सियासत का वसी तजर्बा है, कैदोबंद की सोबतों से गुजर चुकी हैं। तो मेरा ख्याल जो वज़ीर आला के तौर पर वो लोगों से जुड़ी रहेंगी और उनकी कोशिश होगी कि ज्यादा परफॉर्म करें और तरक्याती मंसूबे जो हैं उनकी तरफ तवज्जो दें, अवाम की मुश्किलात कम करने की कोशिश करें, और हमें तवक्को रखनी चाहिए कि वो एक जानदार और जोरदार वज़ीर आला होंगी। ठीक है, और दो बड़े चैलेंजेस जो हैं वो उनके सामने जरूर दरपेश हैं, जो उन्हीं के चचा के बनाए हुए हैं। शहबाज स्पीड के बाद मरियम के दौर में आप देख रहे हैं कि पंजाब उसी तरह से परवाज कर सकेगा जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा एक्टिव थे तरक्याती मंसूबों में, जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनको कहा जाता है कि वो बड़े ही जबरदस्त रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है पंजाब में, उसको एनकाउंटर कर पाएंगी? देखिए, वो तो अभी तो उन्होंने कंफर्टेबल मेजॉरिटी उनके पास मौजूद है, तो सूबाई असेंबली के अंदर तो उनको चैलेंज दरपेश नहीं होगा। उनकी एक बड़ी वसी हमायत मौजूद है। जहां तक सूबाई असेंबली से बाहर का मामला है, तो वो सियासत जो है पीटीआई को भी हक हासिल है कि अपनी सियासत करे और उसके मुखालिफों को भी हक हासिल है। अब जब नया इंतखाब आएगा उस वक्त देखा जाएगा। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी ये सियासत में कोई हमायत जो होती है या मुखालफत होती है या कोई मुस्तकिल नहीं होती। लोगों की ताईद और हमायत जो है उसमें भी तब्दीली आती रहती है। तो मुस्लिम लीग नून जो है उसने भी एक बड़ा वोट बैंक है उसका, और मेरा ख्याल अपने हामियों को वो मुतहर्रिक कर सकेंगी और उनको एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दे सकेंगी। और मेरा ख्याल है कि अवाम की मुश्किलात में जो कमी होगी उनकी ताकत में इजाफा होगा। सही। अच्छा शामी साहब, एक और इंतहाई अहम मामला, जिस तरह कि हम बार बार हर चैनल पर एक हेडलाइन पढ़ रहे थे, हमने खुद भी इस बात का एतराफ़ किया कि वो पहली खातून वज़ीर आला जो हैं वो पंजाब के मुंतखब हुए हैं। देखा जाए तो मैं खुद एक औरत की हैसियत से, खातून की हैसियत से ये एक्सपेक्ट करती हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होगी है मेरी सीएम से कि खवातीन का कोई भी ऐसा मामला हो जहां पर अगर उन्हें किसी की जरूरत हो तो सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा खुद खवातीन की तर्जुमानी करने के लिए शाना बशाना खवातीन के साथ खड़ी हूं। मैं मानती हूं कि सानेहा 9 मई का जो वाकया है वो डेफिनेटली रियासत की कहते हैं कह लीजिए कि दायरे में आता है और रियासत ने ही उसके ऊपर फैसला करना है। लेकिन अगर जज्बा खैर सगाली के तहत देखा जाए, बतौर खातून देखा जाए, आगे रमजान मुबारक भी आ रहे हैं, कुछ खवातीन ऐसी भी हैं कि जिनकी जमानतें हो चुकी हैं लेकिन जेलों से उन्हें रिहाई नहीं मिली। आपको नहीं लगता कि उन्हें क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल रिलीफ मिलना चाहिए, मोहब्बत का, ये नरमी का एक कदम उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए उन खवातीन की तरफ? हो सकता है इससे बर्फ पिघले। देखिए, बिल्कुल उनको कदम बढ़ाना चाहिए और उनके साथ हुस्न सलूक भी करना चाहिए, लेकिन ये बहुत से कानूनी मामलात हैं जो अदालतें फैसला करें उनके मुताबिक इक़दाम करना चाहिए। लेकिन जहां तक ख्वातीन का ताल्लुक है, मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि जहां तक मुमकिन हो सकता है उनके साथ हुस्न सलूक हो, और जो ख्वातीन अपने रहा नहीं हो सकती उन्हें अपने घरों में नजरबंद कर दिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मेरा ख्याल के अब ये सानिया मई जो है हमें उससे आगे बढ़ना होगा और उसको फरामोश करना होगा और एक दूसरे को माफ करने की आदत अपनाना होगी। कब तक हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे और एक दूसरे के लिए जिंदगी अजीरन करते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं ऐवान सदर और निगरान हुकूमत के दरमियान होने वाली सियासी चपकलिश के हवाले से। लेकिन इसके ऊपर हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी कल एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई, जिसका आपसे कुछ देर पहले हमने ब्रेक से पहले जिक्र भी आपके साथ किया था। उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी बिल्कुल जिस किस्म का रवैया इख्तियार किए हुए हैं और असेंबली तोड़ने पर जो उन्होंने बात की थी, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अब इजलास ना बुलाने पर मुकदमात किए जाएंगे। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई में मुकदमा को दायर करेगी भी या फिर बयानात की हद तक ये मामला रहेगा? इसी पर हम बात करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी मामले को क्लियर कीजिएगा, जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि असेंबली तोड़ने पर और दूसरा इजलास ना बुलाने पर मुकदमा होना चाहिए या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही मुकदमा करेगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करेगी, ये हुकूमत करेगी और करना भी चाहिए, क्योंकि जब इन्होंने असेंबली को डिसॉल्व किया था तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उन्होंने ये कहा था कि ये आइन शिकनी है। और मैं समझता हूँ कि जो सदर पाकिस्तान होता है वो सिंबल ऑफ फेडरेशन होता है और दूसरा तमाम इंस्टीट्यूशंस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उसे किरदार अदा करना होता है। एज मेंबर ऑफ बल्कि एज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट उसका काम होता है कि पार्लियामेंट को गाइडेंस भी फराहम करे अपने खिताब के जरिए और साथ साथ उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रोल भी अदा करे। लेकिन अगर कोई प्रेसिडेंट खुद ही असेंबली डिसॉल्व करने पे आ जाए और उसके बाद असेंबली का इजलास ना बुलाए इलेक्शन के बाद, जो कि आईनी तकाजा हो कि 21 दिन के अंदर आपने इजलास बुलाना है। इसके अलावा उनके जो कारनामे रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। 5 साल से वैसे ही बैठे हैं, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर का हलफ आ जाए तो वो कहते हैं मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अगर बैकडोर डिप्लोमेसी करते हुए जो काम इनका नहीं है वो करवाते फिरें कि इदारों के सरबराहों को अपने पसंदीदा पॉलिटिकल लीडर से मिलाने के लिए ऐवान सदर के राहदारियों के अंदर कोई साजिशें घड़े, तो वो इन्हें जेब देता है। करोड़ों रुपए के मुशायरे और मौसीकी की महफिलें सजाएं, वो इन्हें जेब देता है। पूरी फैमिली हुकूमती खर्चे पे लेके चले जाएं, कभी इबादत के नाम पे, कभी उम्रे के नाम पे, वो इन्हें जेब देता है। आज तक बताएं 5 साल के अंदर बतौर सदर जब रियासत को जरूरत पड़ी इन्होंने क्या किरदार अदा किया? जब मुल्क बहरानों का शिकार था, तमाम सियासी जमातों में नफरत और तकसीम थी, इनका काम था कि सियासी जमातों को इकट्ठा करते, ऐवान सदर में बिठाते, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते, फादर फिगर का किरदार अदा करते, नफरतों को खत्म करते, लोगों को कहते कि जुबान बंदी करें, मुल्क बहरानों का शिकार है, हमें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये हमेशा पार्टीजान रहे हैं। मुसीबत ये है कि ये प्रेसिडेंट थे ही नहीं। मैंने पहले दिन कहा था कि ये प्रेसिडेंटिस्ट हैं। और चलिए ये बताइए बैरिस्टर साहब, उन्होंने तो प्रेसिडेंट का किरदार अदा नहीं किया, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंशियल जो रोल है वो कितनी खूबसूरती के साथ अदा करेंगे? क्योंकि राब्ता तो आप लोगों की जमात ने इलेक्शन नताइज के आने के बाद पीटीआई से किया था, लेकिन वहां से कोई खातिर ख्वाह मौत से जवाब नहीं मिला, जिसके बाद बिलावल साहब खुद भी फरमा रहे हैं कि उन्होंने फिर इत्तेफाक किया मुस्लिम लीग नून की तरफ, वहां पर वो रुख उन्होंने किया और ऐसा लगा कि जैसे कोई कुव्वत ऐसी है जो कि शहबाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म बनाने पर बज़िद है। तो आसिफ अली जरदारी साहब जब इंशाल्लाह सदर के ओहदे पर हमें नजर आएंगे, तो आपको लगता है कि वो आगे चलकर ऐसी फिजा कायम करने की कोशिश करें कि जिसका हवाला भी आप चंद से सेकंड्स पहले दे रहे थे हमें? देखिए, पहली बात ये कि शहबाज शरीफ साहब को अगर कोई वजीर आजम बनाने पर कोई कुव्वत तुली हुई है तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और बानी चेयरमैन पीटीआई हैं। अगर वो चाहते तो शहबाज का रास्ता रोक सकते थे। देखिए, ये कोई अब इतनी बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग भी बैठे हैं, बताइए, अगर वो पहला बड़ा ग्रुप है पीएमएलएन, दूसरा बड़ा ग्रुप है हम, तीसरा बड़ा ग्रुप है, अच्छा 2 ग्रुप्स ने मिलकर हुकूमत बनानी है। हमने बार बार कहा कि हमने पीएमएलएन के साथ नहीं मिलना। अब हम तो मुंतजिर थे कि ये हमारे साथ आए, अब ये आते नहीं है, उन्हें खुद से रिलीफ दे रहे हैं कि वो हुकूमत बनाए। तो अब हुकूमत तो उन्हीं की बनेगी। जमहूरियत में किसी की जिद तो नहीं चलती या किसी के मुंतजिर तो नहीं रहते। हमें तो कोई इतना इंतजार नहीं है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पनाह गजीनों का कि वो आए और हम उनके साथ हुकूमत बनाए। अगर उन्हें जरूरत थी हमारे पास आ जाते। अब दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का जो रोल रहा एज अ प्रेसिडेंट, मैं ये कहूं कि वो ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे। 5 साल उनके गवाह हैं कि उन्होंने क्या किया। जब पाकिस्तान जल रहा था मोहतरम शहादत के बाद, उन्होंने पहले सदर बनने से पहले सिंबल ऑफ फेडरेशन का किरदार अदा किया, पाकिस्तान खपे की बात की।
उन्होंने दुनिया के अंदर पाकिस्तान को मनवाने के लिए फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान तश्कील दिया ग्रुप। फिर उन्होंने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाया। अच्छा, चीफ जस्टिस एक तुला बैठा था सदर पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड के मैजिस्ट्रेट के हवाले करने के, लेकिन उन्होंने किसी को कोई उनके खिलाफ बात नहीं की, एक तरीके से इज्जत के साथ जाते रहे। उसके बाद उन्होंने अपने तमाम इख्तियारात पार्लिमान को और पार्लिमान से वो हुकूमत को और हुकूमत से सूबों को शिफ्ट हुए। उन्होंने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया, अपने इख्तियारात दिए 18वीं तरमीम के जरिए, और उसके अंदर तमाम सियासी जमातों को ऐवान सदर में वो जो आज भी रिकॉर्ड है कि उन्हें बुलाया गया। अच्छा, फिर सबसे बड़ा सबूत ये है कि 2013 में जब उन्होंने मुद्दत पूरी की तो जो जमात हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़के PMLN जीत के आई थी, उसके वजीर आजम ने और सदर ने मियां नवाज शरीफ ने अपने बनने वाले सदर ममनून हुसैन को कहा कि अगर किसी को फॉलो करना है तो वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं, जिन्होंने जमहूरी तरीके से काम किया है, इदारों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं की किसी के साथ। हम भी तो कह सकते हैं कि नवाज शरीफ से हलफ नहीं लेना, लेकिन उन्होंने दावत करके बुला के वेलकम करके। देखिए, ये जो सियासत होती है, सियासत का काम और सियासतदानों का काम ये है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बनाए। ये कैसे आजकल सियासतदान पैदा हो गए हैं जो मुमकिन को भी नामुमकिन बनाते हैं। एक हुकूमत बनना मुमकिन है, वो कहते हैं नहीं नामुमकिन करूंगा। पाकिस्तान का बचाना है, वो कहते हैं नहीं मैंने डिफॉल्ट करवाना है, मैं खत लिखूंगा कि पाकिस्तान का कर्जा रोक। नहीं, इस अमल की तो जितनी मर्जी मजम्मत की जाए वो उतनी ही कम है। इसकी मतलब कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस किस्म का कोई भी रवैया अख्तियार करे। चुके हैं, रवैया क्या इख्तियार करें, मुजम्मत करें, वो तो लिख चुके हैं, उन्होंने ऑफिशियली कह दिया। नहीं, अभी लिखा नहीं है। बैरिस्टर साहब, मुझे तस्दीक कर लेने दीजिए, अभी लिखा नहीं है, इरादा ये जरूर रखते हैं, अभी लिखा नहीं गया। आप जरा दोबारा तस्दीक कर लीजिएगा, वो लिख चुके हैं, बानी चेयरमैन का आया है कि हम भेज चुके हैं खत और हमें इंतजार है, और ये सारे लोग उसका दिफा भी कर रहे हैं। और चले इसको भी हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन इस बार ये बताइएगा कि जो मुश्किल मुआशी फैसले हमने देखा कि 16 माह की हुकूमत में आप सब मिलकर करते रहे, लेकिन जब वो हुकूमत खत्म हुई तो वो सारा जो खमियाजा था वो डाल दिया गया था नून लीग पर, शहबाज शरीफ पर। पहले बिलावल भुट्टो ही कहते रहे कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम हैं, लेकिन उसके बाद जब हुकूमत गई, जब जलसों में वो सामने आए, शहबाज शरीफ पर ही उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की है। इस बार जो मुश्किल फैसले होंगे वो भी मुस्लिम लीग नून को ही ऑन करने पड़ेंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसका कुछ वजन उठाएगी? देखिए, पहले तो मैं पिछली हुकूमत की बात करूं, हमने जहां पे जिम्मेदारी होती है वहां पे उठाई जाती है। बड़ा लाइटर वे में चेयरमैन साहब ने एक इंटरव्यू में बात की, उन्होंने कहा कि मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि रोजे माशर जब मेरे से सवाल होगा कि तुमने क्या अच्छा काम किया, तो मैं कहूंगा कि मैंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि वो ये भी बताएंगे कि डिफॉल्ट करवाया किसने था, वो कौन सा वजीर खजाना था और कौन सी लंदन की डायरेक्शंस थी। तो देखिए, जब आप फैसलों में ताखीर करते हैं, फैसले पाकिस्तान में नहीं हो रहे थे, हमारा जो तनकीद थी और इनडोर थी, हमने बाहर नहीं की। हमने हुकूमत को कहा कि फैसला साजी के अंदर ऐसे फैसला साजी के अंदर खराबियां पैदा नहीं की जाती हैं। बहरहाल उन्होंने की उसका खुमियाजा जो आज की हुकूमत है उसकी बात ये, इसीलिए हमने PMLN को मुकम्मल इख्तियार दे दिया गवर्नेंस का, पूरी मिनिस्ट्रीज उन्हें दे दी है, ताकि अगर उन्होंने कोई परफॉर्म करना है तो जिम्मेदारी लें। हम भी चाहते, हम भी बैठ सकते थे, लेकिन इस तरह फैसला साजी में देखती है। हम यही PMLN को कह रहे हैं कि हमारी हिमायत के बाद उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई शादी बनाए, अपने मिनिस्टर्स लेके आए और फैसला साजी करें। ये ना हो कि उससे भी पूछूं, उससे भी पूछूं, उससे भी पूछूं। तो हमने वो जो PDM 1 वाला तजर्बा था उसे खत्म करने के लिए तो मिनिस्ट्रीज की जिस तरह से आमिर साहब आप बात कर रहे हैं, तो अभी भी यही कहा जा रहा है कि बजट के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में 3 वजारतें लेगी, तो इसके बाद क्या विफाक में काबीना में भी आप शामिल होंगे? बिलावल फिर वजीर खारजा बनेंगे, नहीं बनेंगे? अब ये फैसला आपका हतमी फैसला है? देखिए जी, CEC हमारी फैसला कर चुकी है कि हमने कैबिनेट में नहीं बैठना, और ये बहुत क्लियर है कि बिलावल साहब ने उस वक्त मुल्की हालात की वजह से, हमें PMLN ने कहा कि जिम्मेदारी इकट्ठी लें और इंटरनेशनली जरूरत थी तो चेयरमैन साहब फॉरेन मिनिस्टर बने, और उनकी कारकर्दगी 16 माह की। आज के वजीर आजम भी कहते हैं, जो निगरान वजीर आजम है और जो पिछले वजीर आजम है वो भी कहते हैं कि बेहतरीन कारकर्दगी थी। तो वो हमने कर दिया, अब वो बिल्कुल कैबिनेट में नहीं आएंगे। और दूसरी बात देखिए, अगर ये सारे फैसले पार्लियामेंट के अंदर होंगे, हमारी हिमायत ने, हम जो कर रहे हैं बैठ के बगैर वजारतें लिए, हम चाहेंगे कि हर फैसला पार्लियामेंट हो, कोई हुकूमत नहीं, फिर पूरी पार्लियामेंट उसकी जिम्मेदारी लेगी। अगर फैसला साजी का फौरन पार्लियामान को बनाएंगे,
वहां पे मुआशी फैसले भी होंगे, सियासी फैसले भी होंगे, पॉलिसी साजी भी होगी और कलेक्टिव विजडम के साथ चलेंगे, तो फिर हम भी नहीं कल को कह सकेंगे कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो पार्लियामेंट के अंदर जी यही हम समझाना चाहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत हुकूमत की वो पार्लियामेंट होती है, कलेक्टिव विजडम का फोरम होता है, उसमें तमाम जमातें अपोजिशन को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं फैसला साजी के अंदर। तो अगर ये करेगी तो बड़ी पॉजिटिव चीजें होंगी और हम बदगुमानी में नहीं रहना चाहते। अब पाकिस्तान के अवाम मजीद नफरत और तकसीम नहीं देखना चाहते। तंग आए बैठे हैं, लोगों को वक्त की रोटी मुश्किल है, गुर्बत और बेरोजगारी है, महंगाई है, बिजली के बिल देना मुश्किल है, बच्चों की फीसें, दवाइयों के खर्चात। तो मैं समझता हूँ तमाम सियासी जमातों को अपनी अनाउं से अब निकलना पड़ेगा, अपनी जो ईगोज का होल है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। चलिए, अवामी मामलात की आपने बात की है ना बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा आपके ख्याल में मरियम नवाज साहिबा पंजाब में कोई मुस्बत तब्दीली ला पाएंगी? और फिर जो उनका जारहाना मिजाज है, जो जारहाना अंदाज है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात आपको बेहतर तरीके से चलते हुए मुस्तकबिल में नजर आते हैं? क्योंकि जिस तरह से हमने उनको देखा है माजी में भी, आपको लगता है कि मुस्तकबिल में एक नरमी के साथ, एक शाइस्तगी के साथ वो मामलात को आगे बढ़ा लेंगे? क्योंकि बड़ा टफ टास्क है उनके लिए खुद को अपने गुस्से पे, अपने एंगर पे कंट्रोल करना। जी, मैं सबसे पहले आपकी वसातत से मरियम नवाज साहिबा को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और ये एक फख्र की बात है सुबह पंजाब के लिए कि पहली एक खातून वजीर आजम यहाँ पे है, वजीर आला यहाँ पे आई है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। हम खवातीन के हकूक की बात करते हैं, लेकिन मैं एक मिस रहा चीज जो मरियम साहिबा की तकरीर में मोहतरमा बेनज़ीर का जिक्र, वो बेनज़ीर भुट्टो को कहते हैं कि मेरा दुश्मन ये समझा कि मैं मर गई, मैं हर औरत में बेनज़ीर जिंदा कर गई। और वो तो कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वजीर आजम बनने के खिलाफ फतवे जारी करते थे, आज उसी घर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक बेनज़ीर फिक्र पैदा की कि उस घर की बेटी आज पहली मुंतखब वजीर आला बनी है। हम मुबारकबाद पेश करते हैं। देखिए, ये जो मिजाज होता है, टेम्परामेंट होता है, सियासतदान भी सीखता है, इंसान भी सीखता है। मैं समझता हूँ मरियम साहबा सीखेंगी। अब उन्हें अपने आप को उस जो आपके शकूक है उससे निकालना पड़ेगा। जो अक्सरियत समझती है कि शायद उनका टेम्परामेंट ऐसा है, उन्हें अब डाउन टू होना पड़ेगा। उन्हें लोगों के मसाइल हल करने के लिए अवामी रंग में अपने आप को रंगना पड़ेगा। पंजाब 12.5 करोड़ लोगों का सूबा है और पंजाब दागदार है बुजदार राज की वजह से। पंजाब दागदार है, जिसका हाल हुआ है। पंजाब को आज अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, पंजाब को एजुकेशन सिस्टम चाहिए, पंजाब को अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल चाहिए। और मैं बिल्कुल भी 1% भी मुझे शक नहीं है कि मरियम साहिबा इसे डिलीवर नहीं कर सकती हैं। जो बहुत जरूरी है, एक तो वो खातून है, माँ है, इस चीज को समझती हैं। पाकिस्तान के अंदर खवातीन के हकूक के लिए भी अगर वो काम करें पंजाब के अंदर तो बहुत बेहतर होगा, जिससे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। अगर माँ समझ के हेल्थ की और एजुकेशन पॉलिसीज को वो नाफिज करें, जिस तरह उन्होंने अपनी तकरीर में किया कि मेरी बेटी बीमार थी, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि उन्हें अपनी सोच को अवामी सतह पे लाना पड़ेगा। कम से कम जो इन्होंने एक तकरीर की थी, मैं वहां पे मौजूद था, ये घड़ी खुदा बख्श और मोहतरमा को इन्होंने खराज अकीदत पेश किया था, तो फिर ये अपना रोल मॉडल एलानिया, जिस तरह उधर उन्होंने जलसे में मोहतरमा को अकीदत पेश किया था, आज मोहतरमा को एलान बहुत अच्छा होता। अपनी माँ को जरूर खराजे तहसीन अकीदत पेश करती, लेकिन तस्वीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बनती है। चले उनका तो इम्तिहान अभी शुरू होगा बैरिस्टर साहब, लेकिन मुराद अली शाह साहब अगर हम देखें तो यही तमाम मशवरे मुराद अली शाह साहब के लिए भी हैं। कंसेक्टिवली तीसरी बार वो वहां पर इलेक्ट हो चुके हैं। जी बिल्कुल, यही मशवरे उनके लिए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को, दोनों को आपको चाहूंगा, आप सुबह सुबह आके लोगों को एक खुशखबरी सुनाते हैं, लोगों को एक अच्छे दिन के आगाज का नवीद देते हैं। तो मैं आपको सिंध के दौरे की दावत देता हूँ, मैं आपको स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको NICVD दिखाना चाहता हूँ, मैं उधर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ, मैं उधर बनाएगी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको सिंध की तरक्की बताना चाहता हूँ, जिसकी बदौलत 2007-8 के इलेक्शन के बाद 2013 में हमें ज्यादा वोट पड़े, 2013 के इलेक्शन बाद 2018 में उससे भी ज्यादा वोट पड़े, अब 2018 के
इलेक्शन के बाद 2024 में उससे भी ज्यादा वोट पड़े। मैं जरूर चाहूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये टूर जरूर अरेंज करे, और मैं वादा करता हूं कि हम दोनों आएंगे और जो जो काम आपने किए हैं वो हम आवाम को जरूर दिखाएंगे। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि कराची को बेहतर करना पड़ेगा। जो पूरे मुल्क को कराची चलाता है, कराची के जो हालात हम सुनते हैं, जो खबरें हम तक भी पहुंचती हैं, आप भी वो जानते हैं, स्ट्रीट क्राइम वहां पर खत्म नहीं हो पा रहे हैं, टैंकर माफिया वहां पर मौजूद है, हम कराची के बेबहा मसाइल सुनते हैं। तो कराची में मेयर भी आपका होगा, वजीर आला सिंध भी आपके हैं। अब आपको लगता है कि 15 साल भी आप सिंध में आपने गुजारे हैं, कराची पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा? आप मेरे ख्याल से आपकी स्क्रीन पे कराची की तस्वीर चल रही है, कितने को बुरा लग रहा है आपको जरा मुझे बताएं। बात यह है कि लाहौर, आप अनवार साहब समझते हैं, जब आप अपने ऑफिस जाते हैं गुलबर्ग का मेन बुलेवार्ड, कभी शदरा, कभी चक्कर लगता है, गड़ी चौक चलते हैं, कभी इचरे की गलियों में चलते हैं, यहाँ पे भी स्ट्रीट क्राइम है सब कुछ। लेकिन कराची लाहौर से 5 गुना बड़ा है, 4 गुना 2 गुना बड़ा है, फिर उसका मसाइल है। और हर ये तो स्ट्रीट क्राइम तो न्यूयॉर्क में भी है, लंदन में मैं इतना अरसा रहा, वहाँ पे भी है। तो बड़े शहरों की ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसके बावजूद कराची से बेहतर हुआ है और बेहतर होना चाहिए। हमारे कराची के वो ठेकेदार जिन्हें हर दफा बना दिया जाए, तो फंड तो लेते हैं, हर हुकूमत में शामिल भी होते हैं, मैम के मेरी मुराद है, और रोते भी रहते हैं। कता कलामी की माजरत, वक्त की कमी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें सीजन के हवाले से, जहां हम देख रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स को मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ा है, और अब उनकी डबल हैट्रिक जो है शिकस्तों की वो भी कंप्लीट हो चुकी है। बिग क्वेश्चन मार्क ऑन कैप्टनसी ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, जो कि हमें लीड करने वाले हैं, कैप्टनसी करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप में भी, तो बड़े सवालिया निशान हैं जिस पर हम आज प्रोग्राम में भी बात करने जा रहे हैं। खैर, मुल्तान सुल्तान हमें बड़ा अच्छा परफॉर्म करती दिखाई दे रही है, और कल भी जब हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और हम तजियाकारों से भी ये राय जानने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सा बेस्ट कैप्टन इस वक्त वो पाकिस्तान सुपर लीग में देख रहे हैं, तो सबने ही रिजवान का नाम लिया है कि वही बाबर के बाद अगर कोई कैप्टनसी डिजर्व करता था तो वो रिजवान डिजर्व करते हैं। और मुल्तान सुल्तान ने कल लाहौर कलंदर्स को 60 रन से शिकस्त दी है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है। और इस वक्त जो सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, उस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपके बात का। ताबिश, ये लाहौर कलंदर्स को क्या हो गया? ये तो अब टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए, मतलब, और ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो उन्होंने बनाने हैं और अपने हिस्से में डालने हैं? मतलब ये लाहौरियों के लिए भी एक बहुत बड़ा सोचने का पैमाना है कि वो जिस तरीके से लाहौर को सपोर्ट करते आए हैं, इस तरीके से उनका टूर्नामेंट से आउट हो जाना, तो यकीनी तौर पर थोड़ा फीका फीका हो जाएगा ये टूर्नामेंट। बिल्कुल, सबसे पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया जिसने मुझे जो है इस प्रोग्राम में मदद किया और गुफ्तगू करने का मौका दिया। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जो जिंदा दिलाने लाहौर हैं उनका दिल और उनका सब्र का पैमाना जो है ना वो काफी तवील है। इन्होंने काफी लंबा वक्त किए जो है दिया है लाहौर कलंदर्स को। PSL सीजन 6 तक इंतजार किया, इसके बाद 7 और 8 में जाके कलंदर्स ने ट्रॉफी लिफ्ट अप की और कई एक्सपेरिमेंट किए, कई बड़े बड़े नाम जोड़े हुए थे। लेकिन अब जो हो रहा है माजी में होता रहा है लाहौर कलंदर्स के साथ, हम देख रहे हैं उसी सिमत पर गामजन है लाहौर कलंदर्स। और जिस अंदाज से उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, वह कराची वर्सेस लाहौर हो, बहुत करीब आकर शिकस्त का सामना करना पड़ा। उससे पहले कुछ ऐसे मैचेस थे जिसमें 13 रन से शिकस्त, पहला मैच जो उसमें 16 रन से शिकस्त। तो कई ऐसे मतलब मौके और मौके थे जो अपने हाथ से गंवाए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि उनकी फील्डिंग थी और उसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके बाद बॉलिंग अटैक है, वो पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है जो वर्ल्ड कप के दौरान भी एक्सपोज हो गया था, जो एशिया कप के दौरान भी एक्सपोज हो गया था, जो ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर एक्सपोज हो गया और जो न्यूजीलैंड में भी न्यूजीलैंड की कंडीशंस पर एक्सपोज हो गया और वो आज PSL में भी एक्सपोज हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए, उनके पास बेहतरीन बैटर्स हैं। आपको याद होगा साहिबजादा फरहान पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा थे, इसके अलावा फखर जमान पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा है। आपके पास बेहतरीन बैटर्स हैं, लेकिन आपके पास जो प्लान्स हैं वो जीरो है, जिसकी वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा है। विदाउट एनी प्लान जो है हम देख रहे हैं लाहौर खेल रहा है। अगर बात की जाए उनके प्लान्स के हवाले से, शाहीन शाह अफरीदी की क्या जरूरत थी कि वो ऊपर आकर बैटिंग करने लगे जब 215 रन का हदफ है? आप ब्रैथवेल को बेचते जिन्होंने माजी में वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप जिताया इंग्लैंड के खिलाफ। वो मतलब जो एक्सपेरिमेंट वो
कर रहे हैं, जो चीजें वो कर रहे हैं, मतलब इट इज आउट ऑफ द माइंड, मतलब क्या गलतियां कर रहे हैं, और गलतियां ना सिर्फ कर रहे हैं, धड़ल्ले के साथ कर रहे हैं, ये हैरानकुन बात है। तो जो प्लानिंग है वो तो एग्जीक्यूट कप्तान ने ही करनी है, जिसका जिक्र मैं करने वाला था कि आगे T20 वर्ल्ड कप में वो कैप्टन है पाकिस्तानी टीम के, तो इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि वो किस तरह से पूरी पाकिस्तानी टीम को लेकर चलेंगे। जब बाबर कैप्टन थे उन पर भी तनकीद की जाती थी, लेकिन एटलीस्ट बाबर की जो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी वो जरूर अच्छी होती थी, वो रन जरूर बनाते थे। शाहीन उस तरह से बॉलिंग में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि अब उन्हें अंदाजा हुआ होगा कैप्टनसी का बोझ कितना होता है? जी, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप देखें जब पहले ये जो लाहौर कलंदर्स खेल रही थी उनके पास क्लासिकल खिलाड़ी मौजूद थे। इस इवेंट के आगाज से कबल राशिद खान उनके पास मौजूद नहीं है, उनके पास वेंस जो है वो खिलाड़ी मौजूद नहीं है, इसके अलावा उनके मुताबिक जो खिलाड़ी हैं वो इंजरी का शिकार हो गए। तो ये जो सरकमटेंसेस थे, इन सरकमटेंसेस को अगर आप थोड़ा पीछे चले जाते हैं, वर्ल्ड कप जो हुआ था जिसकी क़यादत बाबर आजम कर रहे थे, आपके मुताबिक खिलाड़ी हिंदुस्तान में इंजरी का सामना कर रहे थे। आपकी टीम का जो माहौल था ड्रेसिंग रूम के अंदर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और एनओसीज के मामले पर खिलाड़ी सिर्फ गुफ्तगू करते थे और कोई बात नहीं होती थी। ये वही खिलाड़ी थे जो बाबर आजम की कप्तानी के लिए कहते थे कि अगर बाबर आजम को कप्तान हटाया तो ये सोचना भी गुनाह है, जो गुनाह करार देते थे फिर मुलविस हुए और गुनाह किया। तो ये माजी में रहा, ये अलमिया रहा है। और अब क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी पर जैसे ही जिम्मेदारी पड़ी, उन्होंने प्रेशर को हैंडल करने के बजाय अंडर प्रेशर हो गए हैं, जिसके नतायज ये आ रहे हैं कि 6-0 नतायज उनके सामने आ रहे हैं। आप देखें जिस अंदाज से उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, दूसरी जानिब शान भी तो कप्तान है कराची किंग्स के, लेकिन उन्होंने मैचेस जिताए हैं, उन पर इतना बर्डन नहीं आया जितना बर्डन शाहीन पर हमें लग रहा है। असल में शाहीन के चाहने वाले जो है ना, उन्होंने शाहीन को डुबा दिया, उन्होंने शाहीन को मरवा दिया। और उन्होंने जिन्होंने ये बयानियां चलाया ना शाहीन के हक में, शाहीन के लिए बयानियां चलाया कि उसे कप्तान बनाया जाए, आज वो कहीं नजर नहीं आ रहे, छुपे हुए हैं, कहीं गायब हुए हुए हैं। और ना जाने क्यों जिन्होंने ये कोशिश की किसी तरह से बाबर से ये प्रेशर हटाया जाए और शाहीन जो बड़ा स्टार बन सकता था, मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा बॉलर बन सकता था, उसके बनने से पहले ही उसके कैरियर पर जो ये रुकावटें डाल दी हैं, इतने हर्डल्स डाल दिए हैं, जिसकी वजह से अब शाहीन शाह अफरीदी ऑल्दो मुकम्मल फिट भी दिखाई नहीं देते, उनका पेस कम हो गया। इसके बाद एक फास्ट बॉलर के लिए सबसे अहम चीज होती है उसकी एग्रेशन, उसकी एग्रेशन भी फील्ड में नजर नहीं आ रही है। जी अच्छा ताबिश ये बताएगा, मुल्तान सुल्तान्स के उस्मान खान की जो इनिंग्स हैं कल की भरपूर, वो आप कहां पे रेट कर रहे हैं? क्योंकि बड़ी ही जारहाना उनकी भी इनिंग्स रही है, 55 गेंदों पे 96 रन उन्होंने बनाए, बस सेंचुरी करते करते रह गए। वो भी हो जाती तो डेफिनेटली वो खुद भी बड़े खुश होते। 11 चौके 2 छक्के, मतलब बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही उनकी। नहीं, बड़ी शानदार उन्होंने बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और वो पहली मर्तबा इस अंदाज से बैटिंग नहीं कर रहे हैं। पहले अगर मैं आपको याद कराऊं तो उन्होंने जब पहला पीएसएल खेला था तो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ ही उन्होंने 81 रन की इनिंग्स खेली थी। इसके बाद जब उन्होंने दूसरा पीएसएल जब खेला तो उन्होंने पीएसएल 8 के अंदर ये एजाज अपने नाम किया कि वो पीएसएल की हिस्ट्री के पहले ऐसे बैटर हैं जिन्होंने 23 तरीन सेंचुरी की है। और कल उन्होंने जिस तरह से बारी खेली, शानदार बारी खेली। मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा मैच के करीब में ले जाऊं उस्मान खान के हवाले से। उस्मान खान से मेरी भी गुफ्तगू हुई। उस्मान खान एक शानदार बैटर हैं, पंजाब से आए थे कराची, क्योंकि वहां उन्हें मौके नहीं मिले। आपको पता है कि वहां एक बड़ी नर्सरी है, बड़ी तादाद में खिलाड़ी सामने आते हैं। कराची आए तो वहां उन्होंने कोशिश की कि यहाँ उन्हें मौके मिले, तो जोन 6 में उन्होंने क्रिकेट खेली, लेकिन यहाँ भी इन्हें ग्रेड 2 क्रिकेट जो है वो खिलाई गई। ग्रेड 1 जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उस मयार को इन्हें मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा इस नौजवान को। फिर दिल बर्दाश्त होकर ये नौजवान कभी बांग्लादेश लीग में आपको नजर आता था, कभी यूएई में कोई T10 लीग हो रही थी वहां नजर आ रहा था, और बाद वहां उसने काफी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। मुकम्मल तौर पर वो जो है यूएई के अंदर रिहाइश पजीर है, वहां रहते हैं, वहां के लिए क्रिकेट खेलते हैं। और आप T20 वर्ल्ड कप में देखेंगे भी कि यूएई साइड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये अलमिया है पाकिस्तान का। जिन खिलाड़ियों को हम इज्जत नहीं देते हैं वो फिर हमारे ही खिलाफ खेल रहे होते हैं, हरीफ टीमों में होते हैं। और ऐसी लंबी फहरिस्त है, समी असलम यूएसए में मौजूद हैं। इस तरह अगर बात की जाए हम्माद आजम, वो यूएसए में मौजूद हैं। फिर अगर बात की जाए एहसान आदिल की, वो यूएसए मौजूद है। मतलब कि वो अलमिया है कि एक लॉबी सिस्टम ने, एक मोनोपोली ने और खिलाड़ियों की और
जो सिफारशी टोला है उसकी जो बंदर बांट ने पाकिस्तान क्रिकेट को तकसीम कर दिया है, और ये बहुत बुरा सैड है कि पाकिस्तान के लिए ताबिश, जो हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पर अभी उस्मान खान के हवाले से, उसामा मीर भी कल खूब ही चमकते हुए हमें नजर आए हैं। 40 रन दिए उन्होंने अपने ओवर्स में और 6 विकेटें उन्होंने ली, 10 की उनकी इकॉनमी रही। जिस तरीके से हमने देखा कि पोस्ट मैच उन्होंने गुफ्तगू भी की, मीडिया टॉप भी की, बड़े खुश नजर आ रहे थे और अपनी वालदा को जो ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहे थे ग्राउंड में सजदा करके, वो भी हमने सारा देखा। तो बड़े अच्छे अच्छे खुशगवार माहौल और जो मोमेंट्स है ना, वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं इस वक्त पीएसएल में। नहीं, बिल्कुल आप ये जो बातें कर रही हैं ना, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मैंने क्योंकि जो चीज़ों को देखा करीब से, खास तौर पर ये काफ़ी उनके लिए अहम लम्हात होंगे। उनकी वालदा वहाँ थी, माएँ सबकी सांझी होती हैं, और आपको याद होगा जब बाबर आजम ने भी सेंचुरी की तो उनकी वालदा स्टेडियम में मौजूद थी। कल इन्होंने 5 विकेटें ली तो इनकी वालदा भी वहाँ मौजूद थी। काफ़ी अहम लम्हा होता है कि अपने सरमाए को इस तरह जब देखती है वालदा के वो क्या कर रहा है, मुस्तकबिल में किस तरीके से मैदान मार रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा उसामा मीर को जिस अंदाज से मौका दिया गया, आप ये नहीं कह सकते कि इन्हें चांस नहीं मिला। इन्हें चांस मिला, वक्त से पहले चांस मिला, और फिर एक सेटअप था जिसके जरिए इन्हें चांस मिला, तो इन्हें बिल्कुल मौका मिला, मौके मिले। वर्ल्ड कप खेलने गए, वहां भी नहीं परफॉर्म कर पाए। और क्योंकि जो पिचेज है हमारी, इससे मुतालिक मैं हमेशा से सवालात उठाता हूं। मैं यही कहता हूं कि ये जो पिचेज हैं वो उस मयार की है नहीं। जब आपके बॉलर्स बड़ी अहम पिचेस पर ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में जब टेस्ट किए जाते हैं तो वहां ये एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि हमने वो मयार सेट नहीं किया है। अगर हम अपने चेयरमैन पर तनकीद करते हैं या फिर चेयरमैन को कहते हैं सेलेक्टेड चेयरमैन, तो उसकी वजह यही है कि उसका सिर्फ जो कॉन्सेप्ट होता है या फिर उसकी जो सिर्फ जो कैलकुलेशन होती है वो सिर्फ एक हद तक ही मबनी होती है। टूर करने, यहाँ करना है, वहां जाना है। अब तो मौजूदा जो सेटअप के अंदर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, आपको हैरानगी होगी, प्रेस रिलीज चेयरमैन पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर पहली बार आए हैं। वो पहुंचते हैं उससे पहले प्रेस रिलीज पहुंच जाती है, वो हाजिर होते हैं उससे पहले प्रेस रिलीज आ जाती है। वो तमाम तर चीजें प्रेस रिलीज में बता देते हैं, और इसके बाद जब चीजें सामने होती है तो कुछ नहीं होता है, 0/0। जो आपने देखा ना लाहौर में क्या कुछ हुआ, आगाज में इस इवेंट का मजाक आपने भी देखा, हमने भी देखा, और अब कराची में ये इवेंट लगेगा तो अल्लाह जाने क्या होगा। तैयारियां तो प्रेस रिलीज के मुताबिक जो है 100% नहीं 1000% कर चुके हैं, लेकिन जो नताए जाएंगे उसका चले हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रेस रिलीज में है वो हम अमलन भी कहीं ना कहीं जरूर देख लें। तो ताबिश, अभी पीएसएल में जितने मैचेस हुए हैं, आपके ख्याल में कौन सा बेस्ट कैप्टन आपको दिखाई दे रहा है इन तमाम टीमों में से? कोई एक नाम अगर आपने लेना हो जो कि ये डिजर्व भी करता हो कि वो पाकिस्तानी टीम को भी रिप्रेजेंट T20 में कर सके एज अ कैप्टन। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि काफी शानदार अंदाज से कप्तानी के मयार को बिल्कुल जिस अंदाज से जो खिलाड़ी छू रहा है इस वक्त, वो पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट के नायब कप्तान और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान है। वो शानदार अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जिस अंदाज से खेल यहाँ पेश किया जा रहा है, जिस अंदाज से तमाम तर चीजें हो रही हैं, आप बहुत जल्द देखेंगे मोहम्मद रिजवान को कौमी टीम के किसी फॉर्मेट का कप्तान। अब आप ये सोचेंगे क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा ओडीआई फॉर्मेट का कप्तान को अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। तो पीएसएल के बाद जो है एक बड़ा सरप्राइज आप देख सकते हो, और ओडीआई फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जा सकता है मोहम्मद रिजवान को। तो एक उनके पास मौका है, वो इस जिम्मेदारी को यहाँ अदा कर रहे हैं। लेकिन जो फ्रेंचाइज की कप्तानी होती है और जो बैनुल अक़वामी कप्तानी होती है, इन दोनों का जो मयार है वो काफी मुख्तलिफ है, काफी मुनफरिद है, और जो प्रेशर हैंडलिंग करता है वो एक अच्छा कप्तान होता है। आप देखें जावेद मियांदाद साहब, नो डाउट ही वाज ग्रेट प्लेयर एट दैट एरा, लेकिन अगर बात की जाए वो इतने अच्छे कप्तान नहीं साबित हुए। सचिन तेंदुलकर इतने अच्छे कप्तान नहीं साबित हुए। इमरान खान साहब इसलिए साबित हुए क्योंकि उनमें कायदाना सलाहियत थी, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज हो, आपको उसको कप्तान बनाया चाहिए। मैं अगर कराची में बैठा हूँ, सरफराज की बात करता हूँ तो लोग समझते हैं कि मैं तासुब फैला रहा हूँ, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। सरफराज ने प्रूव किया ना, उसको बताया 2017 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी कैसे ना सिर्फ लिफ्ट अप की जाती है गिरी हुई टीम से। यही
कौन जानता था हसन अली को, कौन जानता था शादाब को। बाबर आजम भी उस वक्त इतने बड़े तो स्टार नहीं थे। ही वॉज ओनली सरफराज अहमद जिन्होंने बाबर आजम को आज बाबर आजम बनाया, फखर जमान को फखरे पाकिस्तान बनाया, शादाब खान को दुनिया स्पिनर का एक बेहतरीन स्पिनर साबित करने का मौका दिया। तो मतलब ये कप्तान की सलाहियत होती है। और माजी में आप देखें जब 2009 में हम T20 वर्ल्ड कप पे चले जाएं तो शाहिद खान आफरीदी को बूम बूम आफरीदी यूनिस खान की क़यादत ने साबित किया। उससे पहले आप चले जाएं 1992 में, तो 1992 में शानदार बॉलर वसीम अकरम को इमरान खान साहब ने बनाया, जावेद को इमरान खान साहब लाए और वकार यूनुस को इमरान खान साहब की कंट्रीब्यूशन दी। चलिए, कराची की इतनी खासियत अगर आप बर्दाश्त करें बता ही रहे हैं हमें ताबिश, तो ये भी बताइएगा कि अब जो नेक्स्ट मैचेस हैं PSL सीजन 9 के, वो कितने मैचेस अब कराची में शेड्यूल हैं, उनका क्या स्केड्यूल होगा, और मीनवेल जो कराची की अवाम है वो कितनी आपको नजर आ रही है, दिखाई दे रही है? अच्छा, PSL सीजन 9 का जो मेला कराची में लगने जा रहा है उसका आज से बाकायदा आगाज हो जाएगा। और हम देखें अहम मसला ये कि फाइनल भी कराची में, और फाइनल जब कराची में खेला जाएगा तो अहम शायकीन क्रिकेट किस तरीके से बाहर आती है। कल भी जब मैं इस हवाले से बात कर रहा था तो खास तौर पे एक ये मुद्दा है कि जो शायकीन क्रिकेट है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे मतलब इकदामात उठाए गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, जिससे कराची के जो एहलियाने कराची हैं वो क्रिकेट से वाबस्ता जितने भी शायकीन हैं वो स्टेडियम का रुख इसलिए नहीं करते कि कुछ ऐसी गलतियां हैं, ऐसी जो है बोर्ड की जानिब से नालायकियां हैं जिसको लेकर शायकीन क्रिकेट नहीं आते स्टेडियम। खास तौर पे अगर बात की जाए स्टेडियम्स के हवाले से, जो स्टेडियम में कुर्सियां लगाई गई हैं, माजरत के साथ मैं कहूंगा शादी की कुर्सियां स्टेडियम में जब आप लगाएंगे तो शायकीन क्रिकेट कैसे आएंगे। इसके अलावा एक और नुकता आप देखें, आपने जो लगाए गए हैं जंगलात, जो बिल्कुल जो आपने लगाए होता है कि हम स्टेडियम में मैच नहीं देख रहे हैं, हम चिड़ियाघर में मौजूद हैं। तो ये एक अजीब बात होती है कि हम मतलब को इस तरह से बंद करके रखे हुए होते हैं। इसके बाद इतनी होती है, माजरत के साथ आप गाड़ी पार्क कर रहे हो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर, इसके बाद आप पैदल चल के आए, तो आपने जो आपकी बिजनेस का मेन सरमाया है ये शायकीन क्रिकेट ही है, जो आते हैं टिकट खरीदते हैं, स्टेडियम्स का रुख करते हैं, यही आपका सरमाया है। यानी कि जो शायकीन है उनका कसूर नहीं है, जिन पर हमेशा तनकीद की जाती है कि कराची के लोग मैचेस देखने नहीं आते, जो फैसिलिटेट करना है PCB ने वो अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, जैसे कि हम देखते हैं कि लाहौर में किया जाता है, बसें आपको स्टेडियम तक छोड़ के आती हैं। ताबिश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया ताबिश मीर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और ये जो गिला है PCB से उनके वो बिल्कुल दूर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के जो अगले मैचेस हैं वो कराची में भी होने वाले हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करते हैं मैक्सिको सिटी में होने वाले कराटे कॉम्बैट 44 के पहले राउंड की, जिसके दौरान 25 साला पाकिस्तानी शाहजेब रिंद का हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि हमें बड़े ही एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और जो कि जीते हैं। तारीख उन्होंने रकम की है। शाहजेब रिंद ने अपने हरीफ पेरू के मार्को क्यूबास को 21 सेकंड में नॉकआउट करके दंग कर दिया है, सभी को दंग कर दिया है, क्योंकि शाहजेब ने हेड किक सेटअप करने के लिए फ्लाइंग घुटने के साथ आगाज किया और उसके बाद खतरनाक नॉकआउट मुकम्मल करने के लिए उन्होंने ग्राउंड पाउंड का इस्तेमाल किया और जीत के साथ शाहजेब ने कराटे कॉम्बैट में अपने नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड 4-0 तक वो ले गए हैं। यानी कि 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं और चारों मैचेस वो जीते हैं और बड़े शानदार तरीके से जीते हैं। बिल्कुल, और इसी पर बात करेंगे। शाहजेब रिंद हमारे साथ मौजूद हैं, स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शाहजेब आपको जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। फिर दूसरा ये कि हमारे नाज़रीन को भी बता दें कि ये जो गेम है जिसमें आपने नॉकआउट किया अपने मुखालिफ को, तो ये आम कराटे ही है या उससे कोई मुख्तलिफ एक टर्मिनोलॉजी है जिसे ये हम कहते हैं कि ये कॉम्बैट जो फॉर्मेट है ये कुछ थोड़ा डिफरेंट होता है कराटे से? शाहजेब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी शाहजेब, आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं, आई थिंक शाहजेब रिंद से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और बड़ी ही एक अच्छी जीत उन्हें मिली है। और जिस तरह से ज़रिया आप ये पूछ रही थी कि कॉम्बैट कराटे किस तरह से डिफरेंट है, पाकिस्तान में क्या ये हो रहे हैं, कितनी देर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जितने भी एथलीट्स हैं उनकी जो भी रूटीन होती है वो बहुत ज्यादा टफ होती है। तो खाने पीने का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, आपको डाइट फूड की तरफ ज्यादा रहना पड़ता है, आपको बल्क में नहीं जाना है। अगर आप किसी भी ऐसे
स्पोर्ट्स से वाबस्ता हैं, जहां पर आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होना है, तो ये एक सबसे मुश्किल मरहला होता है किसी भी एथलीट के लिए। ट्रेनिंग तो हो मेरा ख्याल है सभी कर लेते हैं लेकिन जो असल इम्तिहान है वो शुरू होता है आपका खाने से, कि आपको फीका खाना खाना है, आपको टेस्टलेस खाना भी खाना पड़ता है, बॉइल्ड चिकन आपको खाना है। आपको अच्छा, कभी-कभी वाकई ऐसे होता है कि आप एक ही डाइट को रेगुलर ले रहे होते हैं ना, तो आप उससे उकता जाते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है, हाँ, मैंने जब एग डाइट की थी तो मतलब आप एग को कितनी फॉर्म्स में खा लोगे, खा के मुझे एक टाइम ऐसे मुझे अंडा जहर लग गया, बंदा अक जाता है, तो फिर वो बंदा अक जाता है, जैसे बच्चों के मुंह में डालते खाने और बच्चे बाहर फेंक रहे होते हैं। इसीलिए चीट मील्स बनाए गए हैं कि वो चीट डे पर आप चीट मील्स ले सकते हैं। और जो इस तरह के एथलीट्स हैं जिनकी प्रैक्टिस सेशन बड़े लंबे हैं और फिर ये जो फिजिकल एक्टिविटी है, एक दूसरे के साथ मुठभेड़ करना, ये बहुत ज्यादा टफ है। आप उसके लिए आपको बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, आपको बड़ा डिसिप्लिन होना पड़ता है। आपके सोने का, उठने का जो वक्त है वो प्रॉपर जो साइकिल है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। डाइट प्लान पर फोकस होना चाहिए, ट्रेनिंग पर फोकस होना चाहिए। और अब हम देख रहे हैं कि ये खेल भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। और जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे सिम शाहजेब की बात कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है। 4 मैचेस खेले हैं और चारों मैचेस उन्होंने जीते भी हैं। चलेंगे, शाहजेब से तो हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, राब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वंस अगेन, ना सिर्फ आप लोगों से हमारा राब्ता एक बार फिर से बहाल हुआ है, बल्कि शाहजेब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शाहजेब, मुबारकबाद समेट लीजिए। माशाल्लाह, कॉम्बैट रिकॉर्ड जो आपने बनाया वो देखने से ताल्लुक रखता है, लेकिन ये बताएगा ये जो कराटे की कॉम्बैट फॉर्म है, ये एक्चुअली है क्या? वालेकुम सलाम। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा गुड मॉर्निंग हो। उम्मीद करता हूँ दिन आप लोग का अच्छा गुजरेगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। कराटे कॉम्बैट जो है फॉर्मेट ये है, ये जो है एक कंप्लीट गेम है। इसमें आप जो है किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग एंड ग्राउंड एंड पाउंड, ये पूरा एक कंप्लीट गेम है। इसमें आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब ये काइंड ऑफ MMA की तरह गेम है। तो इसमें मतलब कंप्लीट स्ट्राइकिंग जो आपकी कह सकते हैं आप, मतलब एक कंप्लीट स्ट्राइकिंग गेम है। ठीक है, मिक्स मार्शल आर्ट्स की तर्ज पर ही आप कह रहे हैं कि ये भी है। तो रोजाना फिर इसके लिए कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, नौजवान हैं, जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि जब हम स्क्रीन पर देख रहे होते हैं अंदाजा तो हो रहा था ये कितना मुश्किल है किसी के वार से बचना और उस पर पलट कर वार करना, बट ऑब्वियसली रिंग में जो सिचुएशन होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। कितनी प्रैक्टिस है, क्या खाते हैं, किस चीज से परहेज करना पड़ता है, किस तरह से जो नौजवान आपको देख रहे हैं आप जैसा चैंपियन बन सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए आपको जो है ट्रेनिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। जैसे कि ये मेरी लास्ट फाइट थी, इसके लिए मैंने जो है बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कैंप की थी। मतलब लास्ट जो है मेरे 3 वीक्स थे, वो मैं जो मैक्सिको था, क्योंकि आपको पता है मैक्सिको जिधर हमारी फाइट हो रही थी वो एलिवेशन में थी, लाइक आई थिंक इट वाज लाइक 8000 फीट। तो वहां पे हम गए थे 3 वीक्स जो है 3 वीक्स अर्लियर हम गए थे, वहां पे हमने ट्रेनिंग की। और ट्रेनिंग हमारा ये है कि मतलब डिफरेंट होता है। जब हमारा ट्रेनिंग कैंप होता है तो उसके लिए हम पूरा दिन जो है ट्रेनिंग करते हैं। उसमें ये होता है डिफरेंट ब्रेक्स होते हैं। अर्ली मॉर्निंग हम उठते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फिर उसके बाद कुछ खा के ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर जो है 1-2 आवर्स हम रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं। तकरीबन दिन में जो है मेरे 6 से 7 घंटे ट्रेनिंग थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की थी। ट्रेनिंग कैंप मेरी बहुत ज्यादा टफ थी, तो इस वजह से अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है कराटे कॉम्बैट की हिस्ट्री में फास्टेस्ट नॉकआउट जो कि 20 सेकंड्स में मैंने किया था, तो वो मैंने हासिल की। तो ट्रेनिंग डिफिकल्ट लगती है ज्यादा या फिर उस डाइट पर स्टिक रहना ज्यादा मुश्किल लगता है, जो कि बहुत मुश्किल होती है? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग से पहले एक आपको पता है हमें जो है वेट भी कट करना पड़ता है। बिफोर फाइट वी लूज लाइक 10 kgs लाइक 25 पाउंड्स। तो वो इतना मतलब आसान नहीं होता। फाइट इतनी मुश्किल नहीं होती जितना उसका जो है ट्रेनिंग कैंप मुश्किल होता है। और उसके जो डाइट्स वगैरह है, ट्रेनिंग कैंप से पहले जो है आपको वेट लूज करना होता है। 2 दिन में आपको जो है मतलब 10 kg लूज करना होता है, क्योंकि आपका जो है एक वेट कैटेगरी होता है, उसमें आपको लड़ना होता है। तो बहुत ही टफ होती है। तो हम सारा जो है हार्ड वर्क करते हैं, डेडिकेशन सब कुछ हम करते हैं अपनी कंट्री के लिए, ताकि हमारे कंट्री का जो है पूरी दुनिया में नाम रोशन हो सके।
बेहतरीन। अच्छा शाहज़ेब, ये बताएगा पाकिस्तान में कॉम्बैट फॉर्म जो है ये कितनी लोगों में पसंद की जाती है, ये मकबूल है, और फिर इसके ट्रेनिंग सेशंस पाकिस्तान में कहां पर हो रहे हैं, या फिर आप जब मैक्सिको गए तभी आपने जाके वहां पर भी अपनी ट्रेनिंग सेशंस को मजीद कंप्लीट किया? जी बिल्कुल, मैं आपको पता है पाकिस्तान में जो है हमारे पास इतने हाई लेवल कोचेस नहीं है जिनके साथ हम ट्रेनिंग कर सके। तो मैं जो है अमेरिका यहाँ तकरीबन लास्ट ईयर से मैं यहाँ अमेरिका में हूँ। अच्छा। यहाँ पे मैं अपने ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह कर रहा हूँ, और मेरे जो सारे कोचेस है, एक स्वीडन का कोच है, एक मैक्सिकन कोच है और एक अमेरिकन कोच है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में जो है मैं पाकिस्तान में जो है नेशनल टीम में रह चुका हूँ, तकरीबन 8 टाइम्स मैं नेशनल चैंपियन था। लेकिन आपको पता है इनका जो लेवल है वो बहुत ही हाई लेवल है। प्रोफेशनल लेवल पे आपको जो है प्रोफेशनल कोचेस चाहिए, प्रोफेशनल डाइट चाहिए और प्रोफेशनल पार्टनर चाहिए, ताकि जो है आप अपना जो है स्किल जो है पूरी दुनिया को मनवा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है लास्ट 1 ईयर से यहाँ अमेरिका में हूँ, अपना ट्रेनिंग कैंप कर रहा हूँ, और लास्ट 3 वीक्स मैंने मैक्सिको में की। तो इस वजह से, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको जो है पॉलिश करने की जरूरत है। अगर टैलेंट पॉलिश हो सकती है तो वो जो है वर्ल्ड क्लास के एथलीट्स निकलते हैं। वो तो हम देख रहे हैं कि टैलेंट पॉलिश होकर जब बाहर पहुंचा है तो वो फिर जीत भी रहा है, और 20 सेकंड्स में जीत रहा है, जो कि बड़े फख्र की बात है हम सबके लिए। तो अभी फ्यूचर में अब जो नेक्स्ट फाइट है वो कहां पर है आपकी? जिस तरह से आपकी स्ट्रीक चल रही है 4-0 की, 5-0 में कब तक उसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं? असल में मेरी स्ट्रीक जो है 5-0 है। लास्ट जो मेरे 3 नॉकआउट्स थे, 3 जो फाइट्स थे लास्ट, जो है मेरे 3 विनिंग स्ट्रीक जो है नॉकआउट से, फर्स्ट राउंड फिनिशेस मैंने किए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो नेक्स्ट फाइट है वो जो है दुबई में होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। सो इट्स गोना बी ह्यूज इवेंट, और उसमें जो है टीम इंडिया की तरफ से जो है इंडियन जो एक्टर्स है, I think they will come and Pakistani actors will come also. So it's gonna be huge event. और किन डेट्स पर होने जा रहा है ये? किन डेट्स पर होने जा रहा है? ये आफ्टर रमजान इंशाल्लाह 20 अप्रैल को होगा। 20 अप्रैल को चले, उसके लिए तो फिर बहुत बेस्ट विशेष हैं, क्योंकि हम तो ये चाहेंगे कि आप इंडिया का जो हरीफ आपके सामने होगा उसको नॉकआउट करें और जल्दी नॉकआउट कर दें, ताकि जो एक वो खारबाजी चलती रहती है ना पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, क्रिकेट मैच में भी हम देखते हैं, तो वो आपके भी इस मैच में हम देखेंगे। शाहज़ेब, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी जो पाकिस्तान में चाहते हैं आपकी तरह चैंपियन बन सकें, प्रैक्टिस कर सकें, उन्हें क्या टिप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, फ्यूचर प्लान तो मेरे ये है कि मेरा फ्यूचर प्लान तो आपको पता है वर्ल्ड चैंपियन बनना है। मैं फर्स्ट डे से जब मैं अमेरिका आया था मैं यहाँ पे लोगों को कहा था आई विल बी वर्ल्ड चैंपियन वन डे, एंड दे वर नॉट बिलीविंग इन मी इन द बिगिनिंग। बट अभी जो है जाके मेरा जो विनिंग स्ट्रीक है 5-0 अमेरिका में, जब से मैं लॉस नहीं किया मैंने, और 3 लास्ट फाइट जो है नॉकआउट से मैंने किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दे बिलीव इन मी। सो एंड आपको पता है पाकिस्तान का कोई फाइटर नहीं है आज तक, मतलब अमेरिका में जो खेल रहे टॉप क्लास का। तो अब उनकी नजरें जो है पाकिस्तान फाइटर्स पे है, वो जो है पाकिस्तानी फाइटर्स और लाना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह गोल यही है कि वर्ल्ड चैंपियन बनूं, और इंशाल्लाह वो दूर नहीं है। इंशाल्लाह 1-2 फाइट के बाद जो है मैं टाइटल मुझे मिलेगा, और अभी जो है मेरा रैंकिंग है पूरी दुनिया में टॉप 3 पे है। तो मैं अपने वेट में टॉप 3 पे हूँ। इंशाल्लाह 1-2 फाइट के बाद इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड टाइटल के लिए क्वालिफाई करूंगा। बहुत सी दुआएं आपके लिए, बहुत सी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। जिस तरह से आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और स्पेशली जो इंडिया वाली फाइट है मेरे भाई, वो तो लाजमी जीतनी है, ताकि जब हम आपको दोबारा शो में बुलाएं तो हम आपकी जीत को ही डिस्कस कर रहे हों। और हम भी ये चाहते हैं कि आप का जो एक वो ख्वाब है मिस्टर वर्ल्ड टाइटल उठाने का, वो आप जरूर उसको अचीव कर सकें। खुदा ना करे कि कभी आपकी विनिंग स्ट्रीक टूटे। इंडिया को जो है मैं एक दूसरा रिकॉर्ड, इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ मैं एक दूसरा रिकॉर्ड रखूंगा। अभी जो है मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है किसी के हिस्ट्री में, जो मैं फर्स्ट नॉकआउट है, वो इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ इंशाल्लाह 10 सेकंड में होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब रिंद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन दे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड टू पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से, और आज हम 2-3 टॉपिक्स पर बात करेंगे एक ही साथ। सबसे पहले जिक्र करेंगे सूरज की शौं के हवाले से, जिसमें कुदरत ने बेशुमार फवायद रखे हैं, और इसके साथ साथ जो माहिरीन तिब हैं वो भी सुबह की धूप लगाने का मशवरा, लेने का मशवरा ज़रूर देते हैं।
सूरज की शुआओं में जहां बेशुमार फवायद छुपे हैं, वहीं सूरज की शुआएं नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो ये दोनों चीजों का हमें जरूर पता होना चाहिए और उसके दरमियान बैलेंस वो हमने खुद करना है। बिल्कुल, लेकिन हमें ये कैसे मालूम होगा कि दिन की किस वक्त सूरज से फायदा उठाना चाहिए और कौन सा ऐसा वक्त है कि जिसमें सूरज हमारी सेहत को नुकसान ना पहुंचाए? तो अनवार, इसका जवाब है आपके पास? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि माहिरीन तिब हैं वो अब रिसर्चेस जो सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि अर्ली इन द मॉर्निंग जो सूरज होता है वो उसकी धूप आपको लेनी चाहिए, बेनिफिशियल है। और जब शाम में गुरूब हो रहा है सूरज, तो उससे पहले की जो धूप है वो इंसानी जिस्म को फायदा पहुंचाती है, क्योंकि जो दिन में धूप होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, तो वो धूप आपसे जिस्म से विटामिन डी की कमी के साथ साथ जिल्द को भी झुलसा देती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि किस चीज का फायदा किस वक्त में है। हम अपनी मर्जी से चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो नेचुरल चीजें हैं उनको आप अपने मुताबिक तब्दील नहीं कर सकते हैं। तो तुलो आफ्ताब के वक्त धूप लेने से आपके जिस्म में जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी हो जाती है, और विटामिन डी की कमी पूरे होने का मतलब ये है कि जो हमारी हड्डियां हैं और हमारे जोड़ हैं वो मजबूत हो जाती है। बिल्कुल, तो सुबह की धूप ज़हनी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि धूप ज़हनी तनाव को दूर करती है और इसके अलावा धूप मूड को बड़ा खुशगवार बनाती है। अच्छा, मैं तो हमेशा से इस चीज को एक्सपीरियंस करती आई हूं कि जब जब आप सुबह सूरज को देखते हैं, अपने इर्द गिर्द रोशनी देखते हैं, तब आपके जो मूड पर अच्छे असरात आते हैं ना, वो आपके पूरे दिन को गुजारने के लिए बड़े बेहतर साबित होते हैं। स्लीपिंग पैटर्न भी जो है उसमें भी बड़ी बेहतरी है। ऐसा ही है। तो सुबह की धूप आपके जिस्म की ताकत को भी खासा बढ़ाती है, जिससे आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं और कमजोरी का एहसास से खत्म करने में भी बड़ी मददगार साबित होती है। तो सुबह सवेरे की धूप मददगार तो होती है ही, लेकिन इससे जिल्द की सेहत में भी बहुत बेहतरी आती है और रंगत भी निखरी निखरी रहती है। फिर इससे कुव्वत मुदाफे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी बड़ा मजबूत हो जाता है, जो आपको फैलने वाले मौसमी इंफेक्शंस यानी कि जो सीजनल इंफेक्शंस हैं वो और बैक्टीरिया से बचाती है। और जब अच्छा बैक्टीरिया की बात हो रही तो आपने अक्सर देखा होगा, आपकी वालदा भी, मेरी वालदा भी अक्सर हमें बचपन से ही समझाती आ रही है कि अगर गीला तौलिया देखो तो जाके धूप लगवा लो उससे। हालांकि वो वॉशरूम में भी खड़ा रखा सूख जाता है, लेकिन कहा यह जाता है कि जो जरासीम उसके अंदर मौजूद है वो इवेपोरेट हो जाते हैं। और आजकल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, स्पेशली कोरोना के बाद हम ये देख रहे हैं कि जो भी मौसम आता है, जैसे ही मौसम तब्दील होता है कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन जरूर आपको हो रहा होता है। तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त एक प्रैक्टिस हो सकती है कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग धूप लेते हैं, और साथ ही साथ ये हम अपने बचपन से भी देखते आए हैं, जो पुरानी रिवायात भी हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको भी जैसे फौरन कह दिया जाता है कि थोड़ा सा पीला पीला लग रहा है, जरकान है इसको, तो ये कहा जाता है कि सुबह सवेरे का जो सूरज है, जो सुबह सवेरे के सूरज की जो शुआएं हैं, किरणें हैं, वो इस बच्चे पर पड़नी चाहिए ताकि उसका जो वो एक जरकान वाला इशू है वो भी खत्म हो जाता है। उसकी हड्डियों के लिए भी जरूरी है, मुफीद भी है, और साथ साथ स्किन को भी बड़ा बेहतर रखता है। तो ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपने इवन कि अभी देखे ना, जैसे सर्दियां जा रही हैं, कभी जाती हैं कभी नहीं जाती हैं, तो भी हमारे घर के बुजुर्ग यही हमें समझा रहे होते हैं कि आपके जो लिहाफ हैं, रजाइयां हैं, आपके जो कंबल हैं, बेशक आप इन्हें ड्राई क्लीन करवाएं, लेकिन बावजूद इसके कि आप उन्हें भी धूप जरूर लगवाएं, क्योंकि वो जो अंदर तक की रुई है, धागा है, जो मटेरियल है, वहां से भी ये सिर्फ कुदरती चीजें ही हैं जो कि बैक्टीरिया का खात्मा करती हैं, जरासीम को खत्म करती हैं। तो बुजुर्गों की इन बातों को भी थोड़ा सा खातिर में ले आना चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड भी एक और चीज है हमारे पास जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस हकीकत में भी कोई दो राय मौजूद नहीं है कि जितनी भी वेजिटेबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा देखिए जो मीट इनटेक है वो अपनी जगह है। जब हम किसी सैलड की बात कर रहे हैं, किसी और सब्जी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई सब्जी नहीं खाता, लेकिन चुनिंदा सब्जियां हैं जो कि मुझे पसंद है। बट अगेन जिस वेजिटेबल की आज हम बात करने जा रहे हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद है, वो मैं खाता भी हूं, और जो हैरत अंगेज फवाइद इसके हम आपको बताने जा रहे हैं वो मेरा ख्याल हम सबके बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं बीटरूट की, चुकंदर की, और जो रिसर्च हो रही है उस पर उसमें पता चला है कि चुकंदर का जूस पीने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो एक्सरसाइज के दौरान अपनी जिस्मानी कुव्वत बर्दाश्त को 16% तक बढ़ा सकते हैं, जो कि आप ये कह रही थी कि सांस फूलने लग जाता है या थकावट का शिकार होने लग जाते हैं, क्योंकि तहकीक के मुताबिक इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद है जो कि एक्सरसाइज के दौरान जो हमारी ऑक्सीजन की एक यूटिलाइजेशन हो रही होती है
उसको कम करने में भी बड़ा हेल्पफुल रहता है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज आपको बताऊंगी कि बीट रूट का जायका ना अक्सर लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और खवातीन के हवाले से जब हम स्किन जैसे एलिमेंट को जिक्र कर रहे होते हैं ना, तो वो एकदम उनके कान खड़े हो जाते हैं और एकदम चौकन्ने हो जाती हैं। तो उन सभी खवातीन के लिए मेरी सजेशन ये है कि अगर आपको चुकंदर का जायका नहीं पसंद तो चुकंदर के साथ आप थोड़ा सा माल्टे का जूस जो है वो ऐड कर लें, एबीसी कर लें। हाँ बिल्कुल, एप्पल बीटरूट कैरेट कर लें। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और आपको याद होगा जब डाइटिशियन हमारे पास आए थे जो एबीसी के बारे में हमें बता रही थी, उन्होंने कहा था कि पानी की मिकदार ज्यादा रखनी है आपने, जूस की मिकदार कम करनी है। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, खर्चा भी कम और सेहतमंद भी आप ज्यादा हो जाएंगे, और जिससे थकन भी, फिर वो जो एक थकन का एहसास है वो भी कम हो जाता है और इससे आपका जो जिस्म है वो बेहतर तरीके से भी काम करता है। फिर एक और रिसर्च है कि जो खिलाड़ी चुकंदर खाते थे वो 5000 मीटर की दौड़ के आखिरी 2 किलोमीटर के दौरान चुकंदर ना खाने वालों के मुकाबले में उनकी जो तेजी थी वो 5% ज्यादा थी। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट है जो कि आपके जिस्म पर पड़ रहा है। इटली में भी की गई एक तहकीक के मुताबिक बीट रूट की खासियत यह है कि ये सब्जी नाइट्रेट से भरपूर होती है। तो जब भी हम चुकंदर खाते हैं तो हमारे मुंह में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील करना शुरू कर देते हैं और फिर ये एक ताकतवर अंसर है जो कि हमारे जिस्म पर बहुत से मुफीद असरात भी मुरतब करता है, यानी कि सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। तो फिर चुकंदर खाने से ब्लड प्रेशर भी यकीनी तौर पर कम हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से गर्मियों का सीजन आ रहा है, अमूमन ऐसा होता है कि घरों में दोपहर के औकात में सलाद का इस्तेमाल जरा ज्यादा पड़ जाता है। तो अगर आप आधा चुकंदर भी रोजाना अपनी सलाद के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे तो वो बड़ा बेहतर रहता है। दाल चावल के साथ जो सलाद बनी है उसमें भी अगर वो सैलेड में चुकंदर ऐड कर रहे हैं या किसी भी ना किसी सब्जी के साथ या किसी न किसी गोश्त के साथ, तो बहुत एक अच्छा उसका फ्लेवर आ जाता है सैलेड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि चंद हफ्तों तक रोजाना 2 चुकंदर अगर खाए जाएं तो ब्लड प्रेशर औसतन 5 मिलीमीटर तक गिर सकता है। अच्छा, ये गिर सकता है उन लोगों के लिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है। लो ब्लड प्रेशर वाले जो लोग हैं वो चुकंदर का इस हद तक ज्यादा इस्तेमाल ना करें। तो ये एक और सेकेंडली जिन लोगों को शुगर है उन लोगों के लिए उनको भी चुकंदर अपने डॉक्टर से पूछ के या डाइटिशियन से पूछकर ये इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर और शुगर आजकल तकरीबन हर घर में एक पेशेंट जरूर मौजूद है। तो उसका इस्तेमाल भी बड़े एतदाल के साथ करना है। और एक और रिसर्च है जो आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर वर्जिश के साथ साथ चुकंदर के जूस का आप इस्तेमाल करते हैं तो वो दिमाग के उस हिस्से में राब्ता बढ़ सकता है जो हमारे जिस्म की हरकत को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारा माइंड जिस तरह से हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है तो वो भी मजीद एक्टिव हो जाता है। मैंने तो अभी से माइंड बना लिया कि घर जाते जाते मैं चुकंदर लेकर ही जाऊं या घर जाके अपने क्या कहते हैं हस्बैंड को बोलूं कि शाम को आते चुकंदर जरूर लेकर आएंगे। ठीक है। और जिस तरह से चुकंदर के रस की हम बात कर रहे हैं तो वो आपके दिमाग को भी जवान रखने में हम सिर्फ कोशिश ये करते हैं कि हमारी जो शक्ल है, जवान रखें, हाँ। जिसमें हम उसको जवान रखें, लेकिन दिमाग को जवान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाके आपके जहन ने ही काम करना है। इसके अलावा बुढ़ापे की बात कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके दिमाग की सेहत को अच्छा रखने में भी ये मौसर है। यही वजह है कि हमें अपनी मामूल की जो खुराक है उसमें शामिल करना चाहिए। जिस तरह से ज़रिया कह रही हैं कि जो सैलड है गर्मियों में तो उसका इंटेक हम देखते हैं कि बढ़ जाता है, बट वो सर्दियों में भी शायद उतना ही रहना चाहिए जितना हम गर्मियों में करते हैं। अच्छा, लेकिन सैलड खाने के बाद ना थोड़ी सी ना जिस्म के अंदर भी ये ठंड का एहसास होता है कि शायद यही वजह है कि लोग सर्दियों के मौसम में सलाद से थोड़ा सा गुरेज कर रहे होते, परहेज कर रहे होते, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी और सब्जियां दे रखी हैं जैसे गाजर और मूली का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अक्सर लोग वो भी खा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं चुकंदर को भी थोड़ा सा ऐड कर ही लें तो एक्टिविटी जो आपकी है वो बड़ी बेहतर हो सकती है अगर आप चुकंदर को भी अपने खानों में उसका एक हिस्सा बना लें, क्योंकि ये ना सिर्फ ताकत में इजाफे का बायस है बल्कि इंसान को जिस्मानी वर्जिश और फुर्ती फराहम करने में भी मददगार है। तो चुकंदर के जो हमने आपको सारी डिटेल्स बताई हैं, इसके बाद तो आप लोगों का आज की सब्जी में चुकंदर खरीदना बनता है। बिल्कुल बनता है और बनना भी चाहिए। और ये हम जानेंगे आपके फीडबैक के थ्रू सेक्शन में कि वहां पर इस पर क्या रिस्पॉन्ड करें आप। बहरहाल एक और चीज है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसका नुकसान बहुत ज्यादा है, जिसे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और हम लोग भी बहुत ईजी हो जाते हैं कि बच्चे अगर कोई ऐसी चीज की फरमाइश भी कर रहे हैं तो उन्हें लेकर दे देनी चाहिए। मैं कॉटन कैंडी की बात कर रहा हूँ जिसे हम जब गलियों में नाम सुनते हैं तो बुढ़िया के बाल, माईपुरी का चाटा जिसे कहा जाता है तो डिफरेंट नाम है, बट इजी कर देते हैं कॉटन कैंडी जिससे हम सारे ही बखूबी वाकिफ तो हैं।
कहते हैं, लच्छा आम कहते हैं। अल्फाज चलिए देखा ना, बहुत सारे नाम हैं, हर किसी ने अपनी अपनी पसंद का एक नाम रखा हुआ है। लेकिन भारतीय रियासत तमिलनाडु की हुकूमत ने इसे लोगों की सेहत के लिए खतरनाक करार दे दिया है, क्योंकि कॉटन कैंडी, जिसे फेरी फ्लॉस भी कहा जाता है, रियासती हुकूमत ने इसकी प्रोडक्शन और फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। और इसमें कहा जा रहा है कि कॉटन कैंडी में जहरीले केमिकल्स हैं और इन केमिकल्स में रोडामाइन बी भी है, एक कीमियाई मादा है ये, जो कि आपकी सेहत के संगीन मसाइल पैदा कर देता है, जो कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर बहुत सी ऐसी डिसीज हैं जो कि नाकाबिले इलाज हैं, उसमें तब्दील हो जाता है। तो ये स्पिन शुगर से बनने वाले कॉटन कैंडी सभी लोगों को, खासतौर पर बच्चों को बड़ी पसंद होती है, लेकिन जो हालिया रिसर्च है जिसके रिजल्ट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो ये बताती है कि कुछ लोग इसे रंगीन बनाने के लिए रोडामाइन बी जैसे खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, वो जिसमें वो था ना कि हमें पर्पल चाहिए, मुझे पिंक चाहिए, नहीं मैं तो ब्लू लूंगा, तो ये बड़े ही नुकसानदेह होते हैं। तो ये एक कीमियाई मुरक्कब है रोडामाइन बी, जिसे आमतौर पर डाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये वो डाई है जो कपड़ों में भी इस्तेमाल होता है, और आपके जो हम लोग डिफरेंट कलर स्ट्रिक्स करवा रहे होते हैं ना खवातीन बालों को, किसी भी चीज को रंगने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो सेहत को दरपेश मुमकिन खतरात के सबब इसे खाने में इस्तेमाल करने पर पाबंदी जो है वो अब इंडिया में लगा दी गई है। और रिसर्च ये भी बता रही है कि अगर तवील अरसे तक रोडामाइन बी का इस्तेमाल किया जाएगा, ये किसी तरह से इसके राब्ते में रहा जाएगा, तो कैंसर, खुदा न खास्ता जिगर की खराबी जैसे संगीन मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। और बच्चे तो वैसे बड़े हसास, बिल्कुल ऐसी। और अब आप ये देख रहे हैं कि जब हम बच्चे थे तो हम ये खा चुके हैं और हमें समझाने वाला उस वक्त कोई भी नहीं था। और उस वक्त तक इस तरह की अट्रैक्टिव चीज क्या होती थी, वो लच्छे वाले पैकेट के अंदर नकली 1000 रुपए का नोट रखा होता था। वो एक अट्रैक्शन होती थी कि इसके अंदर से पैसे भी निकलेंगे, डिफरेंट कलर्स होंगे। हाँ। उस वक्त ये माहिरीन कहां पर थे जब हम लोग जब बच्चे थे और हम सब ये गंदबला खा रहे थे। तो आज हम उन वालिदैन को भी बता रहे हैं, उन बच्चों को भी बता रहे हैं, उन तमाम लोगों को बता रहे हैं कि ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जिस तरह से ज़रा आपने भी कहा कि बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इस केमिकल्स के मुज़र असरात से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। तो भारतीय रियासत की जानिब से वालिदैन को ये बड़ा ही ज़बरदस्त मशवरा दिया गया है, बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है। और मैं ये चाहूँगा कि भारतीय रियासत को देखते हुए यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए कि जो खाने जिनमें इस तरह के कलर्स ऐड किए जा रहे हैं, जो आर्टिफिशियल जिन्हें हम कहते हैं चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, उन पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं सेहत के लिए कितनी मुज़र हैं। और कॉटन कैंडी खरीदने से अब मेरा ख्याल है अब सभी गुरेज करें, परहेज करें और ऐसी दूसरी ग़िज़ाओं से भी मोहतात रहें जिनमें रोडामाइन बी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। जी, तो ये तो हमारा हेल्थ से रिलेटेड सेगमेंट था जिसमें हमने आपको इतनी डिटेल के साथ बहुत सारी चीजें ब्रीफ की। लेकिन बहुत से हमारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो कि कुछ ऐसा कंटेंट भी सुनना और देखना पसंद करते हैं जो उनको कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा कर रहा हो किसी और एतबार से, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। बिल्कुल आपने सही कहा। तो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अगर बात की जाए, अगर हम ऑस्ट्रेलिया का रुख करें तो वहां पर सुर्ख केकड़ों की हिजरत पर भी असरअंदाज होने लगी है। माहिरीन के मुताबिक रवां साल मौसमियाती तब्दीलियों के बायस सुर्ख केकड़ों की हिजरत 2 माह ताखीर से शुरू हुई है। और ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड में हर साल दिसंबर में केकड़े अंडे देने के लिए खुश्की से समुद्र का रुख करते थे, ताहम इस बार फरवरी के वस्त की हिजरत शुरू नहीं हुई। बिल्कुल, केकड़ों को महफूज रास्ता देने के लिए आप ये देखें कि क्रिसमस आइलैंड में कई सड़कों को ट्रैफिक के लिए ही बंद कर दिया गया है। एहतमाम किया जाता है प्रॉपर उनकी इस हिजरत के लिए। सुर्ख रंगत की बिना पर इन्हें आतिशी सुर्ख केकड़े कहा जाता है और हर साल दिसंबर में ये केकड़े देने के लिए खुश्की से समंदर का रुख करते थे। ताहम इस बार फरवरी के वस्त तक ये हिजरत शुरू नहीं हो सकी थी और केकड़ों की नकल मकानी के दौरान लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो मैनेज करते हैं, अपने घरों में महदूद हो जाते हैं, क्योंकि सड़क पर सुर्ख केकड़ों की जो यलगार है वो बहुत बड़ी तादाद में फिर वहां पर देखने में आती है। होप कि आपको ये जितनी भी डिफरेंट स्टोरीज हैं बहुत ज्यादा पसंद आई होंगी और इसका वैसे फीडबैक हम अपने डिजिटल मीडिया पर देख भी लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये आप सबके बारे में हम बात करें। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।